स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, मैं हूँ रोमल शाह। आज आपको 4 कहानियाँ सुनाने वाली हूँ जो कि मेरे दोस्त ने भेजी हैं। आगे मैं ये सारी कहानियाँ आपको उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से ही शेयर करूँगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं फिर। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम अंकुर है। मैं यूपी के छोटे से गाँव चितमल्हारा का रहने वाला है। आज आपको मेरे दादाजी के साथ हुई 4 घटनाएँ शेयर करने वाला हूँ। तो ये घटनाएँ मुझे मेरे दादाजी ने सुनाई थी। पहली घटना 1940 की है, 1940 की। तब मेरे दादाजी की उम्र करीब 15-16 साल की थी। एक बार किसी काम से उन्हें अपने पिताजी के साथ कलकत्ते जाना पड़ा। दादाजी अपने पिताजी के साथ सामान लेकर एक छोटे से रेलवे प्लेटफॉर्म पर रेलगाड़ी के आने का इंतज़ार कर रहे थे। शाम के 7 बज रहे थे और अंधेरा भी गहरा चुका था। तब हमारे दादाजी और उनके पिताजी के पास ट्रेन के पैसे नहीं थे, क्योंकि स्टेशन पर किसी ने दादाजी के पिताजी का पैसा चोरी कर लिया था। पर स्टेशन मास्टर ने उन्हें ऐसे ही जाने देने के लिए कुछ नहीं कहा। दादाजी डर रहे थे कि पैसे चोरी हो गए तो अब कलकत्ते कैसे पहुंचेंगे, वगैरह वगैरह। पर दादाजी के पिताजी ने उन्हें परेशान देखकर कहा कि बेटा, चिंता मत करो, भगवान हमारी मदद करेगा। तभी उस छोटे से रेलवे स्टेशन पर, जिसका नाम कोंकज था, रेलगाड़ी आकर रुकी। जैसे ही सामान दादाजी ने रेलगाड़ी पर चढ़ाया, वैसे ही रेलगाड़ी छूट गई। रेलगाड़ी धीरे धीरे चल ही रही थी कि एक 13-14 साल का नारियल बेचने वाला लड़का रेलगाड़ी के साथ साथ जिस दरवाजे पर वो लोग खड़े थे, भागता आ रहा था। वो दादाजी की तरफ कुछ बढ़ा रहा था। दादाजी के पिताजी ने देखा और बोले, अरे ये तो मेरा बटुआ है। तो उन्होंने हाथ बढ़ा के उस लड़के से अपना बटुआ ले लिया और चिल्लाकर उस छोटे लड़के को शुक्रिया अदा किया। और फिर दादाजी को अपना बटुआ दिखाकर बोलने लगे, देखा, भगवान ने मदद की ना। दादाजी बोले कि बटुआ खोलकर चेक कीजिए, क्या इसमें पैसे हैं भी या नहीं। इसके बाद दादाजी को भगवान पर भरोसा पहली बार हो गया था कि ऐसा सच होता है कि कभी कभी आकर भगवान हमारी मदद कर देते हैं। वो एक अनोखी घटना थी जो दादाजी कभी नहीं भूले। अब आगे जो होने वाला था वो अजीब था। शाम को रात में बदलने और ट्रेन को नेक्स्ट स्टेशन पर जाते टाइम नहीं लगा। वो एक पैसेंजर रेलगाड़ी थी, पर उसमें पैसेंजर्स काफ़ी कम थे। उनको सीट भी मिल गई। अगला बड़ा स्टेशन आने में अभी काफ़ी समय था। अब रात के 10 बज चुके थे और दादाजी ट्रेन की खिड़की से बाहर जंगलों, खेतों और दूर के गांव की टिमटिमाती रोशनी के नज़ारे देख रहे थे। अगला स्टेशन आया। ये स्टेशन एक छोटा सा स्टेशन था और प्लेटफॉर्म पर एक स्टेशन मास्टर के अलावा और कोई खड़ा नहीं दिखा। स्टेशन मास्टर के हाथ में एक हरे रंग की रोशनी वाली लालटेन थी, मतलब आगे सिग्नल क्लियर था। ट्रेन धीमी धीमी गति से आगे बढ़ने लगी। दादाजी वहीं खिड़की से बाहर देख रहे थे और ट्रेन धीमी धीमी गति से उस स्टेशन को क्रॉस कर रही थी। उन्होंने अचानक देखा तो देखते हैं कि वही 13-14 साल का लड़का स्टेशन पर खड़ा सीधे दादाजी की ओर ही देख रहा है। दादाजी लगातार उसे देखते रहे। फिर स्टेशन से ट्रेन आगे बढ़ गई और जंगल के रास्ते होते हुए गुजरने लगी और रफ्तार पकड़ ली। दादाजी सोचने लगे कि हो सकता है वो लड़का क्योंकि नारियल बेचता है इसलिए उनके पीछे इसी ट्रेन पर चढ़ गया होगा और अब इस छोटे से स्टेशन पर उतर गया होगा। फिर दादाजी ने इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और खिड़की से फिर बाहर के नज़ारे देखने लगे। ऐसे ही रात के करीब 1 बजे तक दादाजी वहीं खिड़की के पास ही बैठे रहे। उन्हें सोने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था, जबकि उनके पिताजी ना जाने कब के सो चुके थे। मेरे दादाजी का ये ट्रेन का पहला सफ़र था, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा रोमांचित थे और पूरी रात वहीं खिड़की पर बैठकर बाहर के नज़ारे जो बदलते जा रहे थे उनका मज़ा लेना चाहते थे। एक खेत से होकर ट्रेन गुजर रही थी। अब ट्रेन की रफ्तार धीमी होने लगी थी। उन्होंने अपनी खिड़की से थोड़ा आगे की तरफ मुंह निकाल कर देखा तो देखा कि एक 13-14 साल का लड़का रात के 1 बजे हाथ में एक लाल रंग की रोशनी वाली टॉर्च पकड़े खड़ा है। वो लड़का ट्रेन की आगे की तरफ खड़ा था
और दादाजी उसका चेहरा नहीं देख पा रहे थे। बस चांदनी रात के कारण ये ज़रूर दिख रहा था कि लड़का कम उम्र का ही है। फिर ट्रेन धीरे धीरे चल के रुक गई। ट्रेन ठीक ऐसी रुकी कि दादाजी जहाँ बैठे थे उनकी खिड़की ठीक वहीं लग गई जहाँ वो लड़का हाथ में लाल रोशनी लिए खड़ा था। दादाजी को इस बार उसका चेहरा दिखा। ये वही लड़का था। दादाजी की तरफ वो लड़का देख रहा था और मुस्कुरा रहा था। मेरे दादाजी इस बार डर गए और फटाफट खिड़की बंद कर दी। फिर थोड़ी सी खिड़की ऊपर करके उन्होंने झांक कर देखा तो देखा कि वो लड़का सीधा खेत की तरफ जा रहा है और उनके देखते देखते खेत में जाकर गायब हो गया। ट्रेन उस जगह काफ़ी देर खड़ी रही, करीब सुबह के 5 बजे तक। बहुत सारे यात्री ट्रेन से उतर कर नीचे जाने लगे, ये पता लगाने कि आखिर ट्रेन इतनी देर से रुकी क्यों हुई है। तो पता चला कि आगे एक नदी पड़ने वाली थी और उस नदी के पुल के मुहाने पर किसी ने बड़े बड़े पत्थर रख दिए हैं। उन पत्थरों को हटाने का काम चल रहा है। ये पत्थर नक्सलवादियों ने रखे थे या फिर किसी और ने, ये दादाजी नहीं जानते। पर एक बात दादाजी जानते थे कि वो लड़का कोई साधारण लड़का नहीं था। वो एक प्रेत था या एक छलावा, पता नहीं। पर आज उस लड़के ने भगवान की तरह आकर यात्रियों की जान बचाई थी। उस लड़के को थोड़ा बहुत ढूंढा भी गया पर वो कहीं नहीं मिला। फिर ट्रेन आगे कई स्टेशंस पर रुकी पर दादाजी को वो लड़का दोबारा नहीं दिखा। आपको क्या लगता है वो लड़का क्या था या कौन हो सकता था? कमेंट्स में ज़रूर बताना। रोमल शाह हॉरर वाईटी पर मैं ये कहानी पहली बार शेयर कर रहा हूँ, इसीलिए मैं आपके कमेंट्स पढ़ना चाहता हूँ। आप इस बारे में क्या कहते हो? ये पहली घटना थी जो मेरे दादाजी के साथ घटी थी। अब मैं आपको सुनाता हूँ एक ऐसी घटना जो मेरे दादाजी के साथ घटी पहली हॉन्टेड भूतिया घटना थी। दादाजी की शादी हो चुकी थी और ये साल था 1951। एक बार दादाजी पास के एक गांव में किसी शादी में गए हुए थे। ये उनके एक दोस्त की शादी थी। उन्हें बारात में जाना था। बारात को एक गांव से दूसरे गांव जाकर शादी करनी थी। करीब 15 किलोमीटर की दूरी तय करनी थी। उस वक्त बारात पैदल ही जाती थी और बारातियों के पास चाकू, छुरे, लाठियाँ हुआ करती थी ताकि वो अपनी आत्मरक्षा कर सकें। यहाँ पर एक बात बताना चाहता हूँ दोस्तों कि मेरे दादाजी भी एक बेहतरीन लठ का खेल खेलते थे। उन्हें लाठी चलाने में महारत हासिल थी। खेतों के रास्ते से होकर अंधेरी रात में बारात आगे चली जा रही थी। रात के करीब 10 बज चुके थे और जैसा कि आपको पता है कि उस समय रात के 10 बजे आधी रात से भी ऊपर माना जाता था। कोई आवाज़, कोई शोर शराबा नहीं होता था। जैसे शहरों में तो 1 बजे रात को भी ऐसा लगता है कि शाम ही हो रही है, पर उस समय रात के 8-9 बजे भी बिल्कुल सन्नाटा, सुनसान हो जाता था हर तरफ। तो रात के करीब 10 बज चुके थे और बारात को गांव से निकले करीब 2 घंटे होने वाले थे। आगे एक नदी आई और ये नदी आधी सूखी पड़ी थी। कुछ कुछ जगहों पर ही पानी था, वो भी ज़्यादा नहीं, बस घुटनों तक। सूखा इलाका ज़्यादा था, इसीलिए नदी को ऐसे ही पैदल आसानी से पार किया जा सकता था। बारात के बड़े बुजुर्ग सबसे आगे चल रहे थे और जवान लोग पीछे, और बीच में 15-20 साल तक के बच्चे। एक भी लड़की या फीमेल बारात में नहीं थी, सभी के सभी पुरुष थे। बुजुर्गों ने अचानक रुकने का इशारा किया। सभी रुक गए। दादाजी दूल्हे के साथ साथ चल रहे थे। सभी रुक गए। सबको यही लगने लगा कि शायद कोई लुटेरों का दल है जो उन पर हमला कर सकता है। पर बुजुर्गों ने एक सामने की जगह पर इशारा करते हुए दिखाया। सबने देखा तो उस जगह पर एक काला सा धुआं उठता हुआ नजर आया। सब देख रहे थे। वो काला धुआं देखते देखते एक विशालकाय इंसान जैसी आकृति लेने लगा। सबको बड़ी हैरानी हो रही थी। सब डर रहे थे, पर करीब 35 से 40 लोग एक साथ थे, इसलिए एक हिम्मत बंधी रही। एक सबसे समझदार बुजुर्ग दद्दा ने कहा कि वो एक छलेड़ा है। छलेड़ा छलावे जैसा ही होता है, पर उससे थोड़ा सा अलग होता है। छलेड़ा इंसान जैसी आकृति बस धुएं में ही ले सकता है और किसी कमज़ोर इंसान के अंदर प्रवेश कर जाता है।
ये दोपहर और रात के सन्नाटे पे राह चलते राहियों को दिशा भ्रमित करता है। ये हमारा रास्ता रोक रहा है ताकि हम यहाँ से अपना रास्ता बदलें और किसी दूसरी दिशा में चले जाएं, और ये हमें वहाँ दिशा भ्रमित करके सारी रात घुमाता रहे। इसीलिए सभी अपना मुंह बंद करो और कान में उंगलियां डालो ताकि छलेड़े की कोई आवाज़ तुम्हारे कान में ना पड़े, और सीधा ठीक इसके बगल से होकर गुजर जाओ। आज रात ये भी देख ले कि सोनपुर एरिया के लोग किसी से नहीं डरते, किसी छलेड़े से भी नहीं। सबने ऐसा ही किया और उस छलेड़े को क्रॉस करके आगे बढ़ गए। बुजुर्ग ने ये भी कहा कि पीछे मुड़कर सबको थूक फेंकना है, इससे वो छलेड़ा हमारे पीछे नहीं आ सकेगा। सबने ऐसा ही किया। फिर रात को बारात 1 बजे दुल्हन के गांव में पहुंची और सबने छक कर खाना खाया और फेरों की तैयारी में लग गए। तो ये कहानी थी जो मेरे दादाजी ने मुझे और मेरे दोस्तों को सुनाई थी। ये दादाजी के सामने घटी कई भूतिया घटनाओं में से एक थी। क्या आप में से किसी ने भूतिया कहानी या कोई भूत प्रेत की कहानी अपने दादा दादी से सुनी है या नहीं? कमेंट्स में ज़रूर लिखना। अब मैं आपको बताता हूँ मेरे दादाजी के साथ घटी एक और भूतिया घटना। ये घटना सन 1960 की है, जब मेरे पिताजी का जन्म नहीं हुआ था, पर मेरे ताऊ जी तब 7 साल के थे, मतलब मेरे दादाजी के पहले सबसे बड़े वाले बेटे। तो मेरे दादाजी के पिता भी तब जिंदा थे और अच्छे खासे तंदुरुस्त भी थे, खेती करते थे और बहुत तगड़े थे। मेरे दादाजी खेत पर काम करने जाते थे। अपने पिताजी के साथ उस दिन भी वो खेत पर ही थे। दादाजी और उनके पिताजी दिन भर खेत पर ही रहते थे। बीच में खाना खाने के लिए वो घर पर नहीं आते थे। उन्होंने खेत के बीचों बीच एक आम का, नीम, अमरूद, कटहल, इमली, कई सारे पेड़ों का एक बगीचा बना रखा था, और दोपहर में उसी बगीचे में ही खाट पर थोड़ी देर आराम कर लिया करते थे। एक घर का नौकर दोपहर का खाना रोज बगीचे में ही लाकर दे दिया करता था। उस दिन खाना खाने का वक्त हो चला था और वो बगीचे की तरफ निकल पड़े। फरवरी का मौसम था तो मौसम सुहाना भी था। बगीचे पर पहुंचकर उन्होंने देखा कि आज नौकर खाना लेकर अभी तक नहीं पहुंचा, तो उन्होंने पेड़ पर से 1-2 अमरूद तोड़कर खा लिए। आम अभी छोटे छोटे कच्ची कैरियों से भी छोटे थे। करीब 12 बजे से दोपहर के 1 बज गए, और ये बहुत ज़्यादा समय होता है किसानों के लिए। बहुत ज़्यादा देर हो गई थी। नौकर अभी तक खाना लेकर नहीं पहुंचा था, और ऐसे ही इंतज़ार करते करते दोपहर के 2 बज गए। ये तो हद ही हो गई थी। ये दोनों उस वक्त बस अपने घर को निकलने ही वाले थे कि घर में कुछ तो हो गया है, इसीलिए नौकर नहीं आया। जैसे ही बगीचे से बाहर निकले, खेत की तरफ आए तो उन्होंने दूर उस नौकर को आते देखा। उसके दोनों हाथ खाली थे। इनको भूख लगी थी, दिमाग में गुस्सा भरा पड़ा था। नौकर को चिल्लाकर कहा कि अबे जल्दी दौड़ कर आ, धीरे धीरे क्यों चल कर आ रहा है। नौकर ने दूर से चिल्लाकर बोला कि सरकार, मेरे पैर की हड्डी टूट गई है शायद, इसलिए मैं दौड़कर नहीं आ सकता। बस मैं अभी पहुंचा आपके पास, आप थोड़ा सा इंतज़ार और कर लो। ये दोनों पहले ही भूख की वजह से तिलमिलाए हुए थे। नौकर के वहाँ पहुँचते ही दादाजी के पिताजी ने उससे पूछा कि बता जल्दी, खाना क्यों नहीं लाया आज? घर में तो सब ठीक है ना, तेरी टांग को क्या हो गया, वगैरह वगैरह। नौकर बोला, मालिक, मैं आपके लिए खाना ला ही रहा था कि रास्ते में मुझे एक छलावे ने रोक लिया और सारा खाना मुझे वहीं फेंकना पड़ा। तो उसने पूरी बात बताई कि आज वो खाना लेकर खेत के रास्ते रास्ते यहाँ आने की बजाय दूसरे रास्ते, जो एक भूतिया रास्ता माना जाता है, वहाँ से चला गया। बीच रास्ते में एक आवाज़ आई कि खाना मुझे दे दे, पर वहाँ आसपास कोई भी नहीं था। वो आगे बढ़ा, फिर वही आवाज़। उसको वो आवाज़ साफ साफ सुनाई दी, पर जब उसने आसपास देखा तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। दिन का वक्त था, इसलिए नौकर को लगा कि ये कोई भूत प्रेत नहीं होगा, कोई बच्चा होगा या कोई आदमी होगा जो उसे जानबूझकर ऐसे परेशान कर रहा है शरारत करने के लिए। इसलिए वो आगे बढ़ गया। फिर वही आवाज़ आई, पर वो आगे बढ़ता रहा। उसने सोचा बोलने दो जिसको जो बोल रहा है, लेकिन मैं डरने वालों में से नहीं हूँ। थोड़ी दूर आगे बढ़ा ही था कि तेज आंधी आने लगी और फिर तेज तूफान आ गया, और उसे लगा कि जैसे उसके हाथ से सारा खाना
छीन कर कोई उस तूफान में ले गया और खेत में एक जगह से नीचे ज़मीन से धुआं उठ रहा था, वहाँ जाकर बड़ी दूर वो खाना जाकर गिरा। जब ऐसा हुआ तो आंधी तूफान भी रुक गया और जैसे ही तूफान रुका वो नौकर भागकर उस धुआं उठने वाली जगह पर पहुंचा। उसने वहाँ पर एक अजीब सी चीज़ देखी कि खाना वहाँ से धीरे धीरे ज़मीन के अंदर जा रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे ज़मीन उस खाने को निगल रही है। तो ये सारी बात सुनकर दादाजी के पिताजी ने उस नौकर से पूछा कि तू खाने में क्या ला रहा था। तो नौकर ने बताया कि वो मुर्गे का सालन और रोटियां ला रहा था। दादाजी के पिताजी ने तुरंत कहा कि अच्छा, इसीलिए ऐसा हुआ। फिर दादाजी भी उस नौकर से बोलने लगे कि इसीलिए तो कहते हैं कि दोपहर के वक्त और रात के वक्त कभी भी मांस मच्छी लेकर सफ़र नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे बुरी आत्माएं हमारी तरफ आकर्षित हो सकती हैं। चलो, अच्छा हुआ कि वो खाना वो ले गया और तुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा। फिर नौकर को खूब डांटा कि उस भूतिया रास्ते से कभी ना आए, दिन दहाड़े भी ऐसे हादसे हो सकते हैं। फिर वो तीनों घर आए, घर आकर खाना खाया। उस दिन वो दोबारा खेत पर नहीं गए। ये एक सच्ची घटना थी जो दादाजी ने मुझे सुनाई थी। आपको इस घटना के बारे में क्या लगता है, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ मेरे दादाजी के साथ घटी सबसे ज़्यादा भूतिया घटना। ये बात 1975 की है। मेरे दादाजी को किसानी करते काफ़ी समय बीत चुका था। उनके खेतों में काफ़ी फसल होती, काफ़ी सब्जियां भी वो उगाते थे। एक शाम को वो बाज़ार से सब्जियां बेचकर अपने उसी नौकर प्रताप के साथ अपनी बैलगाड़ी से घर वापस आ रहे थे। तभी ये घटना घटी थी। वो हफ्ते में एक बार, मतलब सोमवार को जब बाज़ार में हाट लगता था, तो अपनी बैलगाड़ी में सब्जियां भरकर हाट में बेचने चले जाते थे। उनकी उगाई सब्जियां बेहद उम्दा और ताज़ा होने की वजह से शाम होने से पहले पहले ही बिक जाया करती थी। फिर वो और उनका वही नौकर प्रताप बाज़ार में कुछ चाय नाश्ता वगैरह करके अंधेरा होने से पहले घर वापस आ जाया करते थे। पर आज 2 बैलगाड़ियां लेकर वो बाज़ार गए थे, क्योंकि सब्जियों की पैदावार उम्मीद से कहीं ज़्यादा अच्छी हुई थी। एक बैलगाड़ी नौकर प्रताप हाँक रहा था और दूसरी दादाजी। आते आते आज शाम बहुत देर हो गई थी। बाज़ार से निकलते निकलते ही आज अंधेरा हो चुका था। सब पशु पक्षी कोलाहल मचाते अपने अपने रात के ठिकानों पर पहुंच चुके थे और ये दोनों धीरे धीरे अपनी अपनी बैलगाड़ियों से घर को वापस आ रहे थे। उनकी बैलगाड़ियां एक कच्चे रास्ते पर से होकर गुजर रही थी। दोनों तरफ खेत ही खेत और दूर जहां तक नज़र जाती वहां या तो कोई जंगल होता या तो दूर से दिखाई पड़ता कोई गांव। कच्चे रास्ते से आगे बढ़ते बढ़ते ये दोनों आपस में बीच बीच में कोई ना कोई बात करते हुए चल रहे थे। बीच बीच में दूर किसी खेत से सियारों की आवाज़ आती सुनाई पड़ती थी, पर रास्ता पूरा सुनसान। ये दोनों धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे, क्योंकि ये बहुत थके हुए भी थे। रास्ते में उनको दूर से दिखा कि एक बूढ़ी औरत खड़ी है। उन्होंने उस बूढ़ी औरत के सामने जाकर बैलगाड़ियाँ रोकी और दादाजी के नौकर प्रताप ने उस बूढ़ी औरत से पूछा, दादी कौन गांव की हो, कहाँ जाना है? वो बूढ़ी औरत कुछ नहीं बोली। दादाजी ने पूछा, बोलो बहना, कौन गांव की हो? हम तुम्हारे भाई बेटे ही हैं, बोलो तो तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दें। उस पर बुढ़िया ने दूर इशारे से अपना हाथ आगे बढ़ाकर उंगली से इशारा किया। जिस तरफ वो इशारा कर रही थी वहाँ दूर खेत में एक समाधि बनी हुई थी। दादाजी ने फिर उससे पूछा, बहनिया, क्या उधर तेरा गांव है? बता, अगर तुझे वहाँ पर छोड़ना है तो हम छोड़ देते हैं। वो बुढ़िया फिर से कुछ नहीं बोली और खेत की तरफ उसी डायरेक्शन में जाने लगी। और प्रताप बोला, छोड़ो ना सरकार, चलो चलते हैं। वो जहाँ मर्जी जाए, वो हमारी बात का तो कोई जवाब वैसे ही नहीं दे रही है। फिर दोनों आगे अपने रास्ते में निकल गए। दादाजी ने पीछे पलटकर देखा तो दूर उस खेत में जहाँ वो समाधि बनी हुई थी, उसके ठीक ऊपर वो बुढ़िया हवा में तैर रही थी। ये देखते ही दादाजी प्रताप से बोले, रे प्रताप, बैलगाड़ी को घोड़ा गाड़ी बना के दौड़ा रे, पिशाचनी थी रे वो बुढ़िया, दौड़ा गाड़ी।
फिर दोनों बैलगाड़ी को ऐसा दौड़ाकर लाए कि आकर सीधा अपने गांव में ही रुके। शुक्र है कि उन दोनों में से किसी को उस बुढ़िया के प्रेत ने कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। आपको क्या लगता है कि वो बुढ़िया उस रात उनका क्या करती? वो बिना नुकसान पहुंचाए क्यों चली गई? ऐसे बहुत से किस्से मेरे दादाजी के साथ हुए थे। अगर आपको और भी किस्से जानने हैं तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना, ताकि मैं इस चैनल पर उसको पोस्ट कर सकूं। और रोमल शाह हॉरर वाइटी को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो दोस्तों, ये थी मेरे फ्रेंड के द्वारा भेजी कहानियाँ जो उसके दादाजी के साथ हुई थी। मेरा वो फ्रेंड और भी स्टोरीज शेयर करना चाहता है। अगर आपको ये कहानियाँ पसंद आई हैं और आप उसके दादाजी के साथ घटी अन्य कहानियाँ भी जानना चाहते हो तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। अदरवाइज़ नेक्स्ट स्टोरी शायद मैं अपने एक्सपीरियंस पर लेकर आऊँ। कोई अगर आपके पास भी कोई पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस वाली घटना है तो शेयर ज़रूर करना मेरे इंस्टा आईडी पर। अगर आपको रियल पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन में पता लगी रियल हॉन्टिंग्स वाली घटनाओं को जानने का शौक़ है तो यहाँ पर मैं रिकमेंड करती हूँ एक बुक, जो कि है द स्पिरिट्स टॉक टू मी। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक से इसको चेकआउट कर सकते हो। और मेरी बाकी कहानियाँ भी ज़रूर चेकआउट करना और अपने फीडबैक्स और सजेशंस देना मत भूलना। और एक बात मैं आपसे और पूछना चाहती हूँ कि आपको कैसी स्टोरीज़ पसंद है, मुझे ज़रूर बताइए। तो वैसे ही कहानियाँ मैं कोशिश करूँगी आपके लिए लेकर आने के लिए। तो मिलते हैं नई कहानी में, तब तक के लिए अपना खूब ख्याल रखिएगा। जय माता दी।